हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनेशिया लैब में। तो आज हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो वीडियो है ये एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स में जो जीके जीएस आती है उन सभी के लिए वीडियो तथा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऋग वैदिक काल जो है वो हमारा वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। जो हमारी वैदिक सभ्यता है तो ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया था वो आर्यों ने किया था। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। एक है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। और जो हमारा ऋग वैदिक काल आता है वो हमारे पूर्व वैदिक काल में अंतर्गत आता है। तो चलिए समझते हैं। कुछ लोगों का मत है कि जो आर्यों के मूल निवास हैं, अलग-अलग लोगों के मतों के अनुसार अलग-अलग जगहों से आर्य लोग आए थे। तो मैक्स मूलर के अनुसार जैसे कि है, जो आर्यों का निवास स्थान था वो क्या था? मध्य एशिया माना जाता है, ठीक है? इसी तरीके से हमारा जो है एडवर्ड मेयर के अनुसार जो है वो माना जाता है कि पामीर का पठार है, ठीक है? दयानंद सरस्वती जी के अनुसार माना जाता है कि जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे, ठीक है? दयानंद सरस्वती जी के अनुसार माना जाता है कि तिब्बत से आए थे। और तिलक जी के अनुसार माना जाता है कि जो आर्य लोग आए थे वो हमारे नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मैक्स मूलर ने क्या बताया था? मध्य एशिया से आए थे। और तिलक जी ने क्या बताया था? उत्तरी ध्रुव से यानी नॉर्थ पोल से आए थे। और दयानंद सरस्वती जी के अनुसार तिब्बत से आए थे। तो आपको ये 3 याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे, भारत में आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36 बार किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशु चारण था यानी पशुओं को चराना। और कृषि जो था वो गौड़ स्थान, कृषि का जो स्थान था वो गौड़ था, ठीक है? प्रमुख जो था मेरा क्या था? पशुओं को चराना। नेक्स्ट, आर्य समाज जो था वो पुरुष प्रधान था, ठीक है? पालतू घोड़े जो पहली बार ईसा पूर्व छठी सहस्त्राब्द यानी 6000 ईसा पूर्व में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। साहित्यिक साक्ष्य कैसे मिलते हैं? अब उसके बारे में ऋग्वेद एक संहिता है, ठीक है? ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है? जो ऋग्वेद है वो क्या है? एक संहिता है, जिसमें क्या है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। तो ये आपको याद रखना है कितने मंडल है और कितने सूक्त है। ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं। पहला है साकल। साकल में कितने मंत्र हैं? 1017 मंत्र हैं। दूसरा है बालखिल्य, उसमें कितने मंत्र हैं? 11 मंत्र हैं। तीसरा है वास्कल जिसमें 56 मंत्र हैं, ये याद रखिएगा आप, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार क्या है मेरा? बेगा जकोई अभिलेख या मितन्नी अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा सुब्रीलिम्मा और मितनी राजा मतिऊ अजा के मध्य में संधि हुई। संधि जो हुई उसके साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कस्साइड के अभिलेख। कस्साइड के अभिलेख यानी 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी यानी ईरान से आई थी, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द, यानी हमें ऋग्वेद में कौन कौन से शब्दों का कितनी बार जिक्र हुआ वो हमें याद रखना है। जैसे पिता का कितनी बार जिक्र हुआ? 333 बार। गंगा का 1 बार। अग्नि का 200 बार। सभा शब्द का 8 बार। समिति शब्द का 9 बार। राजा का 1 बार। अश्व का 215 बार। गौ 176 और इंद्र 250 बार। यमुना 3 बार। विदत 122 बार। वहीं पर सरस्वती नदी या जिसे सबसे पवित्र नदी कहा जाता है उसके शब्द का प्रयोग 50 बार हुआ। और सिंधु नदी है जिसे हिरण्वी नदी कहा जाता है उसके शब्द का प्रयोग 55 बार हुआ। ऋग वैदिक कालीन समाज का वर्गीकरण। ऋग्वेद में आर्य वर्ण, दास वर्ण का उल्लेख है। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया, जैसे कि योद्धा, पुरोहित, सामान्य लोग यानी प्रजा। चौथा वर्ग जो था वो शूद्र कहलाता था। इसका साक्ष्य ऋग्वेद काल के अंत में मिलता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद युग में व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है आर्यों का भौतिक जीवन। तो आर्यों का भौतिक जीवन यानी भारत में उनकी सफलता के जो कारण थे, घोड़े, रथ, संभवतः कांसे के कुछ कुशल अस्त्र शस्त्र व उपकरण, जिनके बारे में पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र में मिले हैं। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल
का उल्लेख मिलता है। उन्हें बुआई, कटाई, दावनी का ज्ञान था। आर्यों को विभिन्न ऋतुओं के बारे में जानकारी मिलती। नेक्स्ट ऋग्वैदिक आर्य जो थे, उनके जो अधिकांशतः मतलब मोस्टली जो युद्ध हुए वो गाय को लेकर के हुए। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी गाय का अन्वेषण है। गाय सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलते हैं। तांबे या कांसे के अर्थ में अयः शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट कबीला और परिवार। किसी भी व्यक्ति की जो पहचान होती थी वो उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की जो सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीलों के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, परंतु जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र जो शब्द है उसका एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विष है, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का जो उद्भव था वो विश्व या कबायली जनसमूह से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द का उल्लेख मिलता था, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। ऋग्वेद का जो समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक था। परिवार में पिता मुखिया होता था। परिवार की कई पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थी। इस समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं की प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद काल में बेटी के लिए कामना नहीं की जाती थी, जबकि जो प्रजा, संतान और पशु की कामना सूक्तों में कई बार मिलती है। ठीक है। स्त्रियां सभी समितियों में भाग ले सकती थी। वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां भी दे सकती थी। सूक्तों की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई उल्लेख नहीं मिला है। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का आभास मिलता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। यदि आप हमें कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।